नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय राठौर क्लासेस। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस में। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से, आपकी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, इसके पहले हमने चर्चा कर ली है कीटों के बारे में, पक्षियों के बारे में, और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी से संबंधित जो सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम समझेंगे फूड के बारे में, भोजन। तो आज फिर उसी कड़ी में लेकर के आए हैं आपके सामने मास्टर रिवीजन क्लास सीटेट 2022 एनसीईआरटी के फैक्ट्स। जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं यह सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अब चलते हैं उस पर, आपके सामने हम चर्चा करते हैं और देखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, आपके एग्ज़ाम हॉल में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे फूड, दोस्तों भोजन सभी सजीवों का एक आधार होता है, जीवन का एक आधार होता है। चाहे वो कोई काम करने वाला हो या ना हो, यदि वह सजीव है, लिविंग है, तो वह ज़रूर निश्चित तौर पे, चाहे वो पौधों के माध्यम से या फल के माध्यम से, फ्रूट्स के माध्यम से, अनाज के माध्यम से या किसी भी और तमाम तरीक़ों से वह भोजन प्राप्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि भोजन जो वह सभी सजीवों का जीवन आधार होता है, इससे ही जीवन संभव है। भोजन मिलने के उपरांत हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स जो भी होते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जिससे हमारा शरीर का वर्क करता है। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। आपके सामने यहाँ देखिए, भोजन सभी सजीवों का जीवन आधार होता है, जो विटामिन्स, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इत्यादि के रूप में जीव प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जीव प्राप्त करते होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर जीवन चलाना है, जीवन चलेगा, वर्क करेंगे हम, तो उसके लिए हमको नीड होगी भोजन की। तो आपके सामने ये है। इसके बाद हम बात करते हैं, आज हम एनसीईआरटी फैक्ट्स के अंतर्गत सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। भोजन का तो बहुत ही ब्रॉड लेवल है, इतना ही पढ़ेंगे कि किन स्टेट में किस तरीके से भोजन किया जाता है, जो एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी बताती है, जो सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों में जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, उसमें भी इन सब से क्वेश्चन बनाया जा चुका है। तो आइए हम बात करते हैं। आज हम यूपी के ही रहने वाले हैं, तो आज हम अपने ही स्टेट से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो एनसीईआरटी जो बताती है सीटेट के लिए जो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर भोजन की बात करें तो यहाँ पे कचनार के फूलों की सब्ज़ी बनती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर सीटेट 2022 कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्ज़ी बनती है। और अगला हमारा है महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्ज़ी बनती है। अगर कहीं सहजन आपको मिले तो उसको हम कोरिलेट करेंगे महाराष्ट्र से, और अगर कहीं कचनार मिले तो उसको हम कोरिलेट करेंगे उत्तर प्रदेश से। ये दो क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वाला, जम्मू एंड कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर में पूछे, जम्मू कश्मीर से संबंधित क्वेश्चन आए तो यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में। जम्मू कश्मीर में लोग सरसों के तेल में तली हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो यह जम्मू कश्मीर का पसंदीदा भोजन है कि सरसों के तेल में तली हुई मछली को खाना पसंद करते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा है गोवा। नेक्स्ट वाला हमारा गोवा है। गोवा में आपको पता है कि नारियल के तेल में तली हुई मछली वहाँ भी खाते हैं, लेकिन उसको जो उसकी फ्राइंग करते हैं, जो तलते हैं, वो नारियल के तेल में तल करके खाते हैं। ये वहाँ का पसंदीदा भोजन है। एनसीईआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एनसीईआरटी बताती है हमको सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेंगे, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बस आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा केरल। अगर हम केरल की बात करते हैं तो टैपियोका सुनने में ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है। टैपियोका ऐसा लगता है जैसे कोई जीव जंतु का भोजन हो। तो हम कह सकते हैं टैपियोका जो है, इसको हम शकरकंद कहते हैं। शकरकंद, केरल के लोग टैपियोका खाना पसंद करते हैं। टैपियोका को शकरकंद कहा जाता है। आई थिंक शकरकंद अपने यहाँ जो जिसको गंजी बोलते हैं, लगभग उसी तरीके से होता होगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो केरल में टैपियोका खाना पसंद, अगर टैपियोका कहीं आए तो उसको हम तुरंत केरल पे लगाएंगे। केरल राज्य में टैपियोका खाना पसंद करते हैं। और केरल में एक चीज़ और है कि हम कहते हैं कि केरल
नाम से ऐसा लगता है कि यहाँ पे केले की खेती होती होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। केरल जो है, अगर हम केरल की बात करें तो केरल में केले के फूल की सब्जी बनती है। तो केरल से केले के फूल में सब्जी बनती है और टैपियोका केरल में खाया जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं तमिलनाडु। ये हमारा साउथ इंडिया का स्टेट है। तमिलनाडु और कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे इडली डोसा चावल, इडली डोसा चावल ये खाना वहाँ पसंद करते हैं, वहाँ का मुख्य भोजन है, पसंदीदा भोजन हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा हांगकांग। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो जो हांगकांग है दोस्तों, यहाँ पे हांगकांग का जो सबसे पसंदीदा भोजन है उसको बोलते हैं लिंग हू फेन। अब लिंग हू फेन क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। मनुष्य दो प्रकार, हम कह सकते हैं कि भोजन करने वाले शाकाहारी, जो पत्तों साग सब्जियों को खाते हैं वो शाकाहारी, मांस को खाने वाले मांसाहारी, और जो दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ की जाति है हांगकांग वाले जो होते हैं, वो जो ये लिंग हू फेन जो आपको दिख रहा है, यह सांप को काट करके बनाया जाता है। हम कह सकते हैं इस सांप को काट करके बनाया जाता है, यानी कि वहाँ के लोग सांप खाते हैं। सांप को काट कर बनाया जाने वाला व्यंजन है, ये बनाया जाता है। वहाँ का जो है बहुत ही पसंदीदा व्यंजन है लिंग हू फेन। कहाँ का? हांगकांग का। अगर ये भी चर्चे में रहता है और सीटेट का क्वेश्चन कई बार बन भी चुका है, तो इसको हम याद रखेंगे। अगर लिंग हू फेन की बात करता है तो वह हमारा जो है हांगकांग से रिलेटेड है। और अगर उसके बारे में और भी ज़्यादा हो सकता है आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाए, तो सांप को काट करके लिंग हू फेन नामक व्यंजन बनाया जाता है, जिसको हांगकांग के लोग पसंद करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पौधों का खाया जाने वाला भाग होना चाहिए यहाँ पे। जो पौधे होते हैं उनका जो खाया जाने वाला भाग, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जैसे पौधे होते हैं, अभी हम अगर बात कर लें आपसे, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पौधों का खाया जाने वाला भाग जो होता है, एक तरफ भाग दिखा गया है, एक तरफ पौधों के नाम। यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम जैसे सरसों को ले लेते हैं। सरसों का हम साग भी हरी सब्जी के रूप में साग बना के खाते हैं हरी पत्तों से उसके। इसके बाद जब उसके जो बीज होते हैं उससे हम तेल प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पत्ती, यहाँ पे भाग है और ये पौधों के नाम है। तो अगर हम पत्तियों की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनकी पत्तियाँ खाई जाती हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे धनिया। धनिया की हम पत्तियाँ खाते हैं और उसके बीज का भी प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे धनिया का पत्ता ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद अरवी। अरवी के बाद होता है पत्ता गोभी, फिर पालक है, फिर कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता में पत्ता जुड़ा हुआ, वैसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी उसके पत्ते ही खाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा फूल। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसके हम फूल को खाते हैं, तो उसमें देखिए आप केला आपको मिलेगा। अगर हम फूल की बात करते हैं तो वहाँ पे केले का फूल, केले के फूल की सब्जी, अभी आपने यहाँ पीछे पढ़ा है, केले के फूल की सब्जी केरल में बनाई जाती है, इस बात को मत भूलिएगा। तो फूल की बात अगर करता है तो केले का फूल, और इसके पहले आपने कचनार को भी पढ़ा है। कचनार याद करिए। कचनार की अगर हम बात करते हैं तो कचनार हमारा कहाँ है? कचनार हमारा उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्ज़ी बनती है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे सहजन है। सहजन अभी आपने महाराष्ट्र में पढ़ा, महाराष्ट्र में इसके फूलों की सब्ज़ी बनती है। तो इस तरीके से अगर हम फूल की बात करें तो केला, कचनार और सहजन, इन तीनों पौधों का जो है फूलों की सब्ज़ी बनाई जाती है। इसके बाद हमारा आता है कली। अगर हम कली की बात करते हैं तो कली में हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, अगर हम कली की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कली में हम लौंग का प्रयोग करते हैं, कि लौंग का जो कली वाला भाग होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम जड़ की बात करते हैं। अगर जड़ की बात हम करें तो जड़ में ऐसा कौन सा पौधा है जिनके जड़ को खाया जाता है, तो उसमें हमारा मूली आता है, गाजर आता है, चुकंदर आता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नृत्य और त्यौहार, डांस और फेस्टिवल, इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो नृत्य है, संगीत है,
और ये सब चीज़ें दोस्तों खुशी प्रदान करती हैं और हम इसको खुशी के मौके पे सेलिब्रेट करते हैं। पहले का ज़माना तो पहले के समय में आज जो पुरानी पुरानी नृत्य हैं और जो त्यौहार हैं वो हमारी संस्कृति की विरासत हैं, जो अब बहुत ज़्यादा तो नहीं लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अब तो आपको पता ही है, कोई भी शादी समारोह हो, बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, तो उसमें हम जो है डीजे पे ही डांस करते हैं सब लोग। सबका ये पसंद भी है। पहले डीजे था, फ्लोर डीजे आ गया, डांस करो कूदो उसमें, तो नीचे से लाइट भी मिलती है, डीमैक्स लाइट वगैरह प्रयोग होने लगा। तो आज हम फिर से उन्हीं विरासत की तरफ चलते हैं जो एनसीईआरटी हमको बताती है और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, चेराव नृत्य। चेराव नृत्य जो है वह मिज़ोरम के लोग करते हैं चेराव नृत्य। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, चेराव नृत्य में बांस की डंडी लेकर के दो लोग का जोड़ा आमने सामने बैठकर ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। यानी कि जो चेराव नृत्य है जो मिज़ोरम के लोग करते हैं, वहाँ की एक संस्कृति रही है कि वहाँ पे दो लोग आमने सामने बैठेंगे, इसके बाद उनके हाथ में डंडियाँ होंगी, जब ढोल की ताल बजेगी तो उसको ज़मीन पर पीटेंगे, पटकेंगे। ये वहाँ का लोकप्रिय नृत्य है चिराव। अगर कहीं भी चिराव का संबंध पूछे तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए मिज़ोरम, चिराव मिज़ोरम। इसके बाद हमारा अगला आता है, हम त्यौहार की बात करते हैं, बिहू त्यौहार। तो आजकल तो दीपावली, होली और भी तमाम त्यौहार हम लोग जानते हैं, लेकिन ये देखिए बिहू त्यौहार जो है वह असम का एक बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है, असम में मनाया जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो चावल की फसल की कटाई पर असम में मनाया जाने वाला त्यौहार, यानी कि जो बिहू त्यौहार का सेलिब्रेशन होता है वह जब असम में चावल की कटाई यानी कि धान की कटाई हो जाती है, तब जा कर के वहाँ पे इसके उपलक्ष्य मनाते हैं। इसके बाद है, इस त्यौहार के दौरान बांस का अस्थायी घर बनाते हैं। यानी कि जब वो त्यौहार का सेलिब्रेशन होता है तो बांस का, बड़े बड़े बांस लगा करके एक प्रकार से अलग घर का निर्माण करते हैं। फिर अगले में है, सेवा चावल रात्रि में बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते से ढक कर बनाते हैं। यानी कि जो सेवा, एक प्रकार एक किस्म का चावल सेवा होगा, वहाँ के लोगों का पसंद है, उसको हम कहें कि रात्रि के समय में उस सेवा चावल को रात्रि के समय, बिहू का मतलब होता है कढ़ाई में रख करके केले के पत्ते से उसको ढकते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसको पकाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद है बिहू त्यौहार में, देखिए दोस्तों, चाहे वो मैरिज एंगेजमेंट वगैरह कुछ भी हो या बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो हम अपने पोशाक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारा डेंटिंग पेंटिंग कैसा है। तो और जो आप बाकी समझदार हैं, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सबका अपनी अपनी सबकी खुशी होती है कि हम अच्छा कपड़ा पहने, सबसे अलग दिखें। तो वही होता है कि बिहू त्यौहार में जो औरतें होती हैं पाट तथा मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं, यानी कि वह उनका बहुत ही पसंदीदा ड्रेस होगा उस सेलिब्रेशन के लिए बिहू में, कि वहाँ की जो महिलाएं होती हैं उस त्यौहार में पाट तथा मूंगा की मेखला चादर को पहनती हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं दोस्तों, बैसाखी। एक हमारा अगला जो त्यौहार है बैसाखी, इसको तो जानते ही होंगे आप लोग, या इसके पहले सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो इसकी तैयारी में आप इसको ज़रूर टच किए होंगे, पढ़े होंगे इसके बारे में। तो बैसाखी, नए बसंत की शुरुआत में हिंदू धर्म के लोग तथा पंजाब में पंजाबी लोग जो सिख धर्म से संबंधित होते हैं बड़े हर्ष के साथ मनाते हैं। हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो बैसाखी की त्यौहार की बात हम कर रहे हैं, तो बसंत की शुरुआत में, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह त्यौहार फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। आपको पता है कि जब फसल कट जाते हैं उसके उपलक्ष्य में इस त्यौहार का आयोजन करते हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं। उस त्यौहार को हम बैसाखी के नाम से जानते हैं। अगला त्यौहार हमारा है ओणम का त्यौहार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओणम का त्यौहार हो गया, गरबा नृत्य हो गया, पोंगल त्यौहार हो गया, ये सब जो है ये एनसीईआरटी बताती है। और सीटेट एग्ज़ाम 2022, इसके पहले भी जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं सीटेट के, उसमें ज़रूर पूछा गया है, तो आपको निश्चित तौर पे ये मिलेंगे।
और ओणम के त्यौहार की बात अगर हम कर लेते हैं तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है। दक्षिण भारत का एक राज्य केरल राज्य है। साक्षरता में सबसे आगे है। केले के फूल की सब्ज़ी वहाँ बनाई जाती है। और वहाँ पे जो ओणम का त्यौहार होता है, इसमें जो मनाते हैं नौका दौड़ प्रतियोगिता, यानी कि उसमें जो है नौका, बड़ी बड़ी नावें होती हैं, उस नौका दौड़ की प्रतियोगिता की जाती है। ओणम त्यौहार को मनाते हैं उस कई आयोजन किए जाते हैं, नौका दौड़ की प्रतियोगिता की जाती है उस त्यौहार के दौरान। ओणम के 10वें तथा अंतिम दिन थिरुवोणम कहा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं द 10th एंड लास्ट डे ऑफ ओणम इज कॉल्ड थिरुवेनम, यानी कि जो 10वां और अंतिम दिन होता है ओणम के त्यौहार का, यानी कि अब यहाँ पे आपका स्पष्ट हो रहा होगा 10वां तथा अंतिम दिन, यही दो स्पेशल डे ऐसे होते हैं। 10वां तथा अंतिम दिन इसको बोला जाता है थिरुवोणम, थिरुवोणम कहा जाता है। अगर कहीं थिरुवोणम शब्द मिले आपको तो उसका आप संबंध किसे लगाएंगे? केरल से लगाएंगे, भूलेंगे नहीं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं गरबा नृत्य पे। गरबा नृत्य दोस्तों गुजरात में मनाया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। वहाँ के लोग गरबा डांस करते हैं, गरबा नृत्य करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो संस्कृत शब्द के गर्भ और दीप से लिया गया है। इसको आप देखेंगे तो गरबा जो लिखा गया है यह संस्कृत शब्द के गर्भ और दीप से लिया गया है, जो कि गुजरात का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है, गरबा नृत्य या गरबा डांस। इसके बाद हम बात करते हैं तपात कली। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा तपात कली लोक नृत्य, इसकी बात हम करते हैं तो अगर ये आ जाए तो ये भी हमारा केरल में ही मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है करगम नृत्य। करगम नृत्य जो होता है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा है पोंगल त्यौहार। अगर हम पोंगल त्यौहार की बात करें तो तमिलनाडु का एक बहुत ही विशेष त्यौहार है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जिसको हम कह सकते हैं पोंगल त्यौहार को कहा जाता है। तो तमिलनाडु के लोग इसको जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद गुलशन राठौर के साथ। और आपसे निवेदन भी है कि सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं तो उससे बहुत ही खुशी मिलती है और महसूस भी होता है कि वास्तव में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो आप सबका प्यार ही हमारे लिए बहुत कुछ है। दोस्तों आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी ये चैनल आपके सुझावों का पूरी तरीके से स्वागत करता है, सम्मान करता है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।